चलो भाई, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपकी माताजी पिताजी की सारी बातें यही रिकॉर्ड हो जाती हैं। चलो, लास्ट टाइम आई थिंक हमने गार्बेज कलेक्शन कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बता दिया था अच्छे से मैटर स्पेस के बारे में भी, उसके बारे में आपने शायद नोट डाउन भी कर लिया था, है ना। एंड दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ गार्बेज कलेक्शन। और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। ठीक, और इसकी कहानी हम शुरू करते हैं अक्सर एक क्वेश्चन से। एक वर्ड है एरर और एक वर्ड होता है एक्सेप्शन। और ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर। क्या आप में से कोई बता सकता है डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर? किसी को कोई आइडिया? तो एरर प्रोग्रामर करता है एंड एक्सेप्शन अनवांटेड सिचुएशन होती है जो खुद से आती है। एरर प्रोग्रामर करता है। आई मीन एरर मोस्टली सिंटैक्स एरर या फिर लॉजिकल एरर्स ही होती हैं। आपने सी लैंग्वेज पढ़ी बेटिया? जी। एक लाइन लिखते हैं 10 डिवाइड बाई 0 और ये रन टाइम एरर फेंक देता है। ये तो 10 डिवाइड बाई 0 तो एरर हो गई। और यही चीज अगर हम जावा में लिखें तो ये एक्सेप्शन फेंक देता है। कंडीशन तो एक है, एक लैंग्वेज उसी को एरर कह रही है और एक लैंग्वेज उसी को एक्सेप्शन कह रही है। इसका मतलब तो दोनों सेम हो गए, सिर्फ नाम का फर्क हुआ बेटा। क्योंकि 10 डिवाइड बाई 0 सी में लिखिए आप, रन टाइम पे बेटे आपको एरर मिलेगी। और अगर आप बच्चों 10 डिवाइड बाई 0 जावा में लिखते हैं तो रन टाइम पे आपको एक्सेप्शन मिलेगी। कंडीशन सेम टू सेम है। तो बताइए, क्या आर दे सेम, आर दे डिफरेंट? अगर अकॉर्डिंग टू दिस रूल माना जाए तो जो सेम है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज उसे डिफरेंट डिफरेंट नाम से रिप्रेजेंट कर रही है, दैट्स इट। जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्सेप्शन और एरर दोनों बिल्कुल दो डिफरेंट सिचुएशन हैं। ठीक, चलो तो आज पहले हम पैदा करेंगे नीड ऑफ एक्सेप्शन। मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आया तो क्यों आया, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, इस बारे में अब हम बातें करते हैं। और उससे पहले मैं इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझा देता हूँ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि जब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला वर्ड उठाते हैं, दैट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का अगर हिंदी मीनिंग जानेंगे तो आता है अपवाद। एक्सेप्शन का हिंदी मीनिंग जो आता है वो है अपवाद। और अपवाद भी अपने आप में हिंदी का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। तो अपवाद का मीनिंग समझाने के लिए मैं फिर से इंग्लिश का प्रयोग करूंगा, दैट इज कॉल्ड अब नॉर्मल कंडीशन। अपवाद यानी कि कोई ऐसी कंडीशन जिसपे वाद विवाद छिड़ जाए, जिसपे लोगों की सहमति ना हो, जो वंस इन अ ब्लू मून होती हो, जो रोज अकर ना होती हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। क्योंकि जो कंडीशन डेली होती हैं, रोज होती हैं, वो अब नॉर्मल कंडीशन थोड़ा होती। तो एक्सेप्शंस आर अब नॉर्मल कंडीशन हो, जिसपे बहुत सारे लोगों की सहमति ना बनती हो, जिसपे अपवाद हो, एक कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक कहता है कैसा हो सकता है, ठीक, उस पर वाद विवाद हो जाए, वंस इन अ ब्लू मून अगर होती हो, जिसके पीछे कोई डिस्कशन वाली बात हो, सब लोग उसे एग्री ना करते हो, भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, प्रूव करके दिखाओ। तो ऐसी सिचुएशंस को हम अक्सर कहते हैं एक्सेप्शन।
अब नॉर्मल कंडीशन समझें जो रोज रोज अकर नहीं है, जिसमें मैं आपको कुछ अबनॉर्मल कंडीशन के बारे में एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। पहली अक्सर मैं अबनॉर्मल कंडीशन के बारे में बताता हूँ कि ये जो आपका नोएडा वाला लक्ष्मी नगर वाला मेट्रो ट्रैक है, जब ये बन रहा था तो एक मजदूर काम कर रहा था इसके ब्रिज पर, और काम करते करते उसका पैर स्लिप हो गया। अब पैर स्लिप हो गया तो बेचारा नीचे गिर गया। तो मजदूर बेचारे काम करते हैं, अक्सर गिरते ही रहते हैं, तो इसमें कोई अबनॉर्मल कंडीशन नहीं। जब वो नीचे गिरा तो साइड में कुछ सरिये रखे हुए थे, सरिये भी पड़े ही रहते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला प्लेस है, कंस्ट्रक्शन की साइड है, तो सरिये तो होंगे ही होंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रोड तो होगी होगी, ठीक। मगर उनमें से एक सरिया उसके गर्दन में आगे घुस गया और पीछू निकल गया। सरिये भी घुसते ही रहते हैं, पीछू निकलते ही रहते हैं, उसमें भी कोई अबनॉर्मल कंडीशन नहीं है। इतने ऊपर से गिरेगा तो भाई कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। बट अबनॉर्मल कंडीशन कहाँ हुई? ही वाज सेव्ड बाय द डॉक्टर्स। उसे डॉक्टर्स ने सेव कर दिया, बचा लिया। गर्दन एक ऐसी जगह, अगर आदमी की गर्दन दबा दी जाए तो भी आदमी मर जाता है, गर्दन पे हल्का सा कट लगा दिया जाए तो भी आदमी मर जाता है। यहाँ तो पूरा सरिया आर पार हो गया था, तो उसे डॉक्टरों ने बचा लिया। ही वाज सेव्ड बाय द डॉक्टर्स। तो ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। आप रोज 10 लोगों की गर्दन में सरिया घुसे रहो, ऑन द स्पॉट मर जाएंगे वो। जब नॉर्मल हुई, वंस इन अ ब्लू मून हुई, और डॉक्टरों के लिए ये डिबेट का विषय बन गई। सब उससे जानना चाहेंगे, जिसने भी ऑपरेशन किया होगा जिन डॉक्टर्स ने, कि भाई आपने कैसे सेव किया, आपने कैसे बचाया, हमें भी बचाइए, बता दीजिए, सो दैट वी कैन सेव मोर पीपल। हम और लोगों को ऐसी कंडीशन में सेव कर सकें। रोज ऐसा नहीं होता। जहां आपके मन से एक ही लाइन निकलती हो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसे भगवान जी ने बचाना है तो फिर बचाना है, जिसे ले जाना है उसे ले जाना है, ठीक है। तो हुई ना ये एक अबनॉर्मल कंडीशन हुई, ये एक अपवाद हुआ, ये एक डिबेट का विषय हुआ। तो मैं सिर्फ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट, जो हमने जब ये कहानी बताई तो उसने कहा सर मेरे साथ भी एक अपवाद हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो जम्मू का रहने वाला था, हमसे पढ़ने आया था, बीटेक कर रहा था। उसने कहा जब मैं पता नहीं 10th में था या 11th में था, मैं और उसकी मतलब स्टूडेंट और उसकी सिस्टर दोनों घर में खेल रहे थे। मम्मा बेड पे बैठ के कुछ स्टिच कर, मम्मा सुई वहां रख के चले गए, बेड के ऊपर रख के किचन में किसी काम से, और वो सुई सीधी खड़ी हो गई। उसकी सिस्टर ने उसे धक्का दिया, वो बेड पे गिरा, और वो सीधी सुई पूरी की पूरी उसके हार्ट में घुसी। जम्मू के डॉक्टर्स ने तो टच करने से भी मना कर दिया, भाई इसे तो एम्स ले जाओ, क्योंकि भारत में तो एक जगह है एम्स। तो दिल्ली लेके आ गए। वहां पर उसने बताया 20-21 लोगों की, जिसमें से कुछ फॉरेन के डॉक्टर्स भी थे। उन लोगों ने मिल के उसका ऑपरेशन किया और वो निडल बाहर निकाले, हार्ट के अंदर घुस जाना और फिर भी बचा लेना। आसपास की बात अलग है, पूरे हार्ट में घुस जाना और सेव कर लेना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हो गई। ये अपने आप में क्या हुई? फिर से अब नॉर्मल कंडीशन हो गई। रोज रोज ऐसा नहीं होता है, अब नॉर्मल कंडीशन। ठीक ऐसे ही आई थिंक चाइना में ये ऑपरेशन हुआ था। चाइनीज बहुत आगे है, मेडिकल में भी खैर हर चीज में वो आगे हैं। अब हम उनसे आगे निकलने वाले हैं जल्दी ही, पॉपुलेशन वाइज, ठीक। सो वहां पर दो बेबी आपस में जुड़े हुए पैदा हुए थे और उन्हें सेपरेट करने का ऑपरेशन किया गया। इंडिया में भी हुआ, दोनों की डेथ हो गई। यूएस में हुआ, दोनों की डेथ हो गई। और अमेरिका में भी, वहाँ चाइना में किया गया, देखा आज भी वो दोनों बेबी अलाइव हैं, अपने आप में अब नॉर्मल कंडीशन। ऐसे ही जैसे आप लोग हो, हमारे देश के जो बच्चे स्पेशली यूपी बिहार वाले, तो उनका तो ब्रेकफास्ट ही है चैनी खैनी गुटखा तंबाकू सिगरेट, इसके बगैर तो इनको नींद ही नहीं आती। ऐसे एक मुल्ला जी थे, ये तो टीवी पे आया था, वो भी यही चैनी खैनी ये सब खाया करते थे, तंबाकू, गले का कैंसर हो गया उन्हें।
एम्स में उन्हें एडमिट किया गया। गला इतना गल चुका था, गले का एक पार्ट, कि कुछ भी वहां से खा नहीं सकते थे। गले के नीचे पाइप के थ्रू छेद करके लिक्विड से उन्हें जिंदा रखा हुआ। एम्स वालों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, गला आपका काट नहीं सकते हैं, गला कटते ही वैसे ही मर जाओगे, गले पे ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं, कट नहीं रहा था हिस्सा जो गला हुआ था। तो कहा भाई जितना याद कर सकते ऊपर वाले को कर लो, अब बहुत ही मुश्किल है आपका बच जाना। मुल्ला जी के कान में किसी ने फूक दिया, इसका ऑपरेशन चाइना में होता, और वो चाइना हो गए, और वहां से फर्स्ट क्लास सही होकर बिल्कुल। अब इसमें अब नॉर्मल क्या हुआ, टीवी में बताया कि वहां पर उनके गले का ऑपरेशन किया रोबो, डॉक्टर्स ने नहीं, रोबो ने कट किया। वो पर्टिकुलर पोर्शन गले के अंदर जो कि कैंसर की वजह से गल गया था, जो खाने में बहुत दिक्कत दे रहा था, इससे पेन होता था गले में। दैट ऑपरेशन वाज डन बाय द रोबो। तो ये अपने आप में एक अबनॉर्मल कंडीशन हो गई, ये रोज रोज ऐसा नहीं होता है। ठीक, और हमारे देश में कुछ भगवान जी के ऐसे चमत्कार भी होते हैं जिन्हें हम नमस्कार करते हैं, ये भी एक्सेप्शन हैं। जैसे हर साल अमरनाथ जी पे गुफा बनती है, ये एक्सेप्शन है, कोई नहीं जानता कैसे बनती है, क्या होता है। ज्वाला जी है, 24/7 वहाँ ज्वाला जलती रहती है मणिकरण गुरुद्वारे में। वहां जाइए आप कुल्लू मनाली में, वहाँ पानी गर्म रहता है, वो लोग चावल वगैरह बनाते हैं उसके अंदर। नोबडी नोस ये कैसे, और ये सब क्या है, भगवान जी के चमत्कार है। भगवान जी कहते हैं ऐसे तुम मुझे मानोगे नहीं, तो तुम्हें कुछ चमत्कार ही दिखाऊंगा तभी तुम मुझे नमस्कार करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो ऐसी बहुत सारी हैं जगह जगह वर्ल्ड में जहाँ गॉड जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और कहते हैं मैं हूँ, ट्रस्ट मी, विश्वास करो, दैट्स इट। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ अब नॉर्मल कंडीशंस हो, ठीक, या फिर आप एक इंग्लिश में लाइन तो बोलते ही, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। भाई मैं आप सबको बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ते एक दो ही हैं, और उसमें से एक को जॉब भी लग गई बहुत अच्छे से क्योंकि उन्होंने मेहनत करी। तो बाकी क्या कहेंगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बाकी सारे फेल हो गए। एक मेहनत करता था पास हो गया, इसका उल्टा भी हो सकता है कि एक ही रह जाए बाकी सारों की जॉब लग जाए, तब भी हम कहते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे मैं आज से कुछ साल पहले एग्जाम्पल दे रहा था इसी का, तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी इंडिया में, अब तो पता नहीं उसका क्या हाल है, आई डोंट नो, अभी हो गए 5-6 साल पहले की बात बताता हूँ। तो वो आया था कि इंडिया में अगर एक कंपनी में 100 प्रोग्रामर्स हैं तो 95 बॉयज होते हैं, मात्र 5% या 10% गर्ल्स होती है प्रोग्रामिंग। उसमें लिखा हुआ था कि प्रोग्रामिंग नीड्स अ लॉजिक भेजा एंड गर्ल्स डोंट हैव अ भेजा, ऐसा कुछ लिखा हुआ आया था। तो मैंने एग्जाम्पल दिया, एक गुड़िया जरा गुस्से में आ गई बहुत जबरदस्त, उसने कहा सर देखो मैंने आपके सारे असाइनमेंट्स बनाए हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, मैंने भी आपको बहुत सारे असाइनमेंट दे दिए हैं, कुछ रह गए हैं जो आज कॉपी भी कराऊंगा, फिर लूपिंग के भी ऐसे ही 80 असाइनमेंट्स देने वाला हूँ मैं आपको। अब जो बनाएगा वो सक्सेसफुल होगा, जो नहीं बनाएगा वो 100% रह जाएगा, वो दूसरों में कमी निकालता रहेगा, और जो दूसरों में कमी निकालते हैं वो कभी सक्सेसफुल होते ही, जो अपनी कमियां दूर करते हैं वही लोग लाइफ सक्सेसफुल होते हैं। चलो खैर, तो फिलहाल फिर गुड़िया नाराज होने का, सर मैंने तो आपके सारे असाइनमेंट बनाए, मैंने कहा शांत शांत, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आप उन 5 में से एक हो ना। तो अभी भी ऐसा है, प्रोग्रामिंग में रेशो काफी डाउन है गर्ल्स का, बॉयज आर क्वाइट अहेड। बाकी सारे फील्ड में भले ही बॉयज पीछे हैं, बट प्रोग्रामिंग में अभी भी काफी है, रेशो 50 से भी ज्यादा होना चाहिए, 50 से ज्यादा गर्ल्स एंड देन बॉयज। खैर ऐसा कभी होगा नहीं, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट लड़कियां कम दिखाती हैं, अब क्यों दिखाती हैं वो मुझे नहीं मालूम, फिर भी मगर आप थोड़ी मेहनत करने लगी हैं बेटियां, चलो अच्छी बात है। कुल मिला के मैंने आपसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने डिस्कस किए, किसके, एक्सेप्शंस को। सिर्फ एक्सेप्शन वर्ड को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है बाय टेकिंग, अभी कोई हमारा कॉन्सेप्ट नहीं आया है, कुछ नहीं आया। ठीक ऐसे ही दूसरा आता है हमारे पास एरर। एरर का मतलब है गलती करना, अब वो चाहे आपने जानबूझ के की हो, अब वो चाहे आपने अनजाने में की हो। जैसे आप रेड लाइट पे खड़े थे, आसपास देखा मामा नहीं है, तो आपने रेड लाइट तोड़ दी और भाग गए। कभी कभी ऐसा होता है अनजाने में भी रेड लाइट टूट जाती है, आपको पता नहीं लगता कि रेड लाइट,
तो एक आपसे अनजाने में गलती हो गई, एक आपने जानबूझ के कर दी। गलती क्या मतलब मिस्टेक हो गई आपसे, दैट्स इट। तो एक्सेप्शन हमेशा अब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, ऑलवेज। ठीक, तो ये तो मैंने आपको रियल लाइफ में इनका थोड़ा सा डिस्कशन बताया। अब मैं इन्हें टेक्निकली इनको डिफरेंशिएट करूंगा बड़े अच्छे से। ठीक, एक प्यारा सा एग्जांपल लेके मैं एक्सेप्शन और एरर को डिफरेंशिएट करूंगा और नीड पैदा करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आया तो क्यों आया, इसकी क्या जरूरत है। शुरू में नहीं था, ना सी में ना सी प्लस प्लस में, बाद में सी प्लस प्लस में ये इंक्लूड कर लिया गया। जावा में तो है ही, खैर अब सारी लैंग्वेज इसमें मौजूद है। ये सारी लैंग्वेज का कॉमन कॉन्सेप्ट हो चुका है। जबकि आप नोटिस करेंगे सी में कोई किसी एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था वहां। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। ठीक, मान लिया एक बाइकर साहब है, एक यंग एंड डायनेमिक लड़का है 20 से 25 साल के बीच का, और उसके पापा जी ने उसे बुलेट बाइक गिफ्ट कर दी है। उसके पापा जी ने उसे बुलेट बाइक गिफ्ट कर दी भाई। अब भाई लड़के को बुलेट जैसी बाइक मिल जाए, इतनी टशनी बाइक मिल जाए तो टशन तो बनती है। अब वो लड़का क्या करता है, अपने गली मोहल्ले में जहाँ वो रहता है वहां पर बुलेट जैसी बाइक को 100 प्लस की स्पीड मार पे चलाने की कोशिश करता है। तो बुलेट की आवाज फट 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 अपने आप में अच्छी आवाज है, ठीक है साहब, टशन मारने की कोशिश करता है। शायद कोई ऑब्जेक्ट देख ले, आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्ट को किसका इशारा है, यहाँ कवि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक, शायद ऑब्जेक्ट पे टशन मारते हैं लड़के, और क्या करें। ठीक है साहब, तो वो भी अपना गली मोहल्लों में, छोटी छोटी गलियों में बुलेट जैसी हैवी बाइक को 100 प्लस की स्पीड पे चलाने की कोशिश करता है। तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि गलियों में छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, इसलिए वहां आपको इतनी स्पीड से बाइक नहीं चलानी चाहिए। एक आपने नोटिस भी किया होगा, कुछ लोग अपने घरों के आगे स्पीड ब्रेकर भी बना लेते हैं, जिससे अगर कोई बाइकर जाए तो स्लो होके जाए, कोई बच्चा बाहर निकल रहा हो, कोई बुजुर्ग बाहर निकल रहा हो, ठीक, तो प्रॉब्लम ना आए, वो उससे टकरा ना जाए। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। सो अगर वो बाइकर चलाता है गली मोहल्लों में तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। अब बुलेट जैसी बाइक है, उसका लोकल में जरा मजा नहीं है गाड़ी चलाने का, उसका मजा है लॉन्ग ड्राइव। तो उस लड़के ने डिसाइड किया कि चलो एक काम करता हूँ भाई, मैं अपनी बुलेट बाइक से ताजमहल घूमने जाता हूँ आगरा, वाया यमुना एक्सप्रेस हाईवे, वाया यमुना एक्सप्रेस हाईवे चलता हूँ। चलो ठीक है भाई, उसने डिसाइड कर लिया। अब हमारा बाइकर क्या कर रहा है, वो वाया यमुना एक्सप्रेस हाईवे नोएडा से जा रहा है ताजमहल घूमने आगरा। गॉट इट नाउ, ये लीजिए साहब, ये हमने बाइकर बैठा दिया है अपना, ये उसकी बाइक हो गई है, ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे है, और ये हमारा खूबसूरत ताजमहल ने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब हमारे बाइकर ने बाइक चलानी शुरू करी और धीरे धीरे वो पहुंच गया 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है साहब, हाईवे है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड है, वहां पे सब गाड़ियां 100 प्लस ही चलती हैं अधिकतर। तो ये बढ़िया तरीके से अपनी गाड़ी चला रहा था। ठीक, जैसे ही हमारा बाइकर जैसे ही हमारा बाइकर मिड ऑफ द हाईवे पहुंचता है, अचानक वहां पे एक अबनॉर्मल कंडीशन अराइज हो जाती है। अबनॉर्मल कंडीशन का मतलब है जो अक्सर हाईवे पे अकर नहीं होती हो। ठीक, तो जब वो 120 की स्पीड पे जा रहा था, अच्छी खासी स्पीड होती है, और मिड ऑफ द हाईवे पे जा रहा था, अचानक सडनली उसके सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया गेंद उठाने, जो हाईवे पे खेल रहा था। अब देखो हाईवे पे बच्चे नहीं खेलते हैं, तो इट्स अबनॉर्मल कंडीशन। ठीक, तो अब इसे टेक्निकली कहें तो एक प्रोसेस शुरू हो गया था, प्रोसेस स्मूथली चल रहा था,
सडनली उस प्रोसेस में एक अबनॉर्मल कंडीशन पैदा हो गई। ये रहा हमारा छोटा सा बच्चा। अब आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हो, तो आप क्या करोगे? सडनली बच्चा आएगा तो आप ब्रेक अप्लाई करोगे। आपने भी फटाक देने से ब्रेक लगा दी, आगे पीछे ऊपर नीचे जितने ब्रेक थे गाड़ी के, ठीक है साहब। और एकदम अचानक 120 की स्पीड पर अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी स्किड कर गई, और स्किड करते हुए घिसटते घिसटते जाके बच्चे से टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। बच्चे को भी चोट लग गई, उसको भी चोट लग गई, लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। अब इत्तेफाक से, बाई चांस, आप भी उस हाईवे से जा रहे थे, आपने भीड़ भीड़ देखी, मोटरसाइकिल पलटी देखी, आपने अपनी गाड़ी साइड में लगाई, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, या हेल्प आप करना चाहते हो कि भाई क्या हुआ, शायद मैं किसी की हेल्प कर पाऊं, एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां चले गए आप भी। वहां खड़े लोगों आपने देखा ब्लड पड़ा हुआ है, बाइक गिरी पड़ी है, तो आप समझ गए एक्सीडेंट हुआ है। तो वहां जो भी लोग खड़े होंगे, आप उनसे जो पहला क्वेश्चन पूछेंगे वो यही पूछेंगे, क्या हुआ, गलती किसकी थी? तो अब वर्ड निकल के आया गलती। क्या हुआ? गलती किसकी? ठीक है साहब। फिर वो आपको क्या बताएंगे? यार बच्चा सामने आ गया, क्योंकि इस समय बाइकर की गलती नहीं थी, वो जो अब नॉर्मल कंडीशन थी, वो बच्चा सामने आया। बच्चा हाईवे पे कैसे खेल सकता है भाई? हाईवे पे तो गाड़ियां चलती इतनी तेज है, तो इसमें उस बाइक ड्राइवर का कोई नहीं है, बाइकर का कोई गलती नहीं है। बच्चे को कैसे खेलने दिया आपने? कैसे उसे अलाउड कर दिया हाईवे पे? है ना? तो आप कहेंगे बच्चे की गलती। और वो गलती क्या थी? एक्चुअली में नॉर्मल कंडीशन थी। तो हुआ क्या, ध्यान से देखिए। टेक्निकली अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस स्मूथली चल रहा था, सडनली उसमें पैदा हो गई एक अबनॉर्मल कंडीशन, और वो प्रोसेस उस अबनॉर्मल कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाया। वो प्रोसेस उस अबनॉर्मल कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाया, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अबनॉर्मल कंडीशन वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, बीच में पूरा नहीं हो पाया, जिससे नुकसान हो गया। नुकसान होता है तो फिर हम गलती ढूंढने जाते हैं। अब वही अबनॉर्मल कंडीशन काय में बदल जाती है? एरर। अब नॉर्मल कंडीशन ही तो थी वो कि बच्चा आ गया था बीच में, अब गलती भी क्या होगी? वही कहेंगे बच्चा आ गया। तो दैट अबनॉर्मल कंडीशन इज कन्वर्टेड इनटू अ एरर। जैसे कि आप मेरा डायग्राम देख सकते हैं, ये जा रहा था, बच्चे से टकराया, अब नॉर्मल कंडीशन आई, नॉट हैंडल, एंड प्रेस वहीं बंद हो गया, और ये आ गई एरर। ठीक, तो चाहे जिंदगी का प्रोसेस हो, चाहे कंप्यूटर का प्रोसेस हो, जब आप उसे शुरू करते हैं तो उसमें आती है अबनॉर्मल कंडीशन, और अगर आप उस अबनॉर्मल कंडीशन को सक्सेसफुली हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अबनॉर्मल कंडीशन आपका प्रोसेस बीच में टर्मिनेट हो जाता है, जिससे आपको नुकसान हो जाते हैं। जहां नुकसान होते हैं वहीं पर हम गलतियां या मिस्टेक ढूंढना शुरू करते हैं। और ऐसा ही हो रहा था सी के प्रोग्राम में। हमने सी में लिखा 10/0, उसका एक रन टाइम प्रोसेस शुरू हो गया। अब 10/0, जीरो से डिवाइड करोगे तो यार ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है, ये हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट हैंडल नहीं कर पाया, और जब वो हैंडल नहीं कर पाया तो इमीडिएटली प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो गया, और हमने इसी को एरर मान लिया, यार डिवाइड/0 ये एरर थी। तो ये अबनॉर्मल कंडीशन आ गई ना प्रोसेस के अंदर। सेम कंपाइलेशन के केस में होता है। आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे थे, प्रोसेस एक बढ़िया कंपाइलेशन चल रहा था, लास्ट लाइन में सेमीकोलन लगाना भूल गए, तो इस प्रोसेस में सेमीकोलन का ना होना कंपाइलर के लिए नॉर्मल कंडीशन थी। अब नॉर्मल कंडीशन आ गई, कंपाइलर उसे हैंडल कर नहीं पाया, उसने वहीं से उस प्रोसेस को टर्मिनेट मार दिया। तो बीच में ही कंपाइलेशन जब टर्मिनेट हो गया तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉर एरर्स, और आपने उसे क्या ढूंढना शुरू कर दिया? एरर्स ढूंढना। तो चाहे वो कंप्यूटर का प्रोसेस हो, चाहे वो रियल लाइफ का प्रोसेस हो, पैदा उसमें होती है हमेशा अबनॉर्मल कंडीशन, और अगर वो प्रोसेस उस अबनॉर्मल कंडीशंस को हैंडल नहीं कर पाता है तो उसी अबनॉर्मल कंडीशन की वजह से वो प्रोसेस बीच में ही टर्मिनेट हो जाता है, जिससे हमें नुकसान होते हैं, और फिर वही अबनॉर्मल कंडीशन कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एरर। जैसा कि आपको मेरा ये डायग्राम समझा दिया है। ठीक, अब फिर से हम इसी सिनेरियो को दोबारा से एनालाइज करेंगे। फिर से हमारे बाइकर साहब आ गए हैं, सेम बाइकर साहब है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्होंने चलानी शुरू कर दी गाड़ी, और फिर से एक प्रोसेस शुरू हो गया। फिर से जैसे ही वो मिड ऑफ द हाईवे पे जाते हैं तो एक छोटा सा बच्चा उनके सामने गेंद उठाने आ जाता है, यानी कि फिर से एक अबनॉर्मल कंडीशन अकर हो गई।
पर इस बार इस बाइकर ने थोड़ा कमाल ही कर दिया, बाइक को झुकाया, थोड़ा सा स्टंट दिखाया, इधर उधर झुका के समहाउ ही मैनेज टू सेव द चाइल्ड। जो आसपास के लोग खड़े थे उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई, और एक कमाल कर दिया इस लड़के ने, क्या स्टंट लगाया है, क्या जंप लगाई है, क्या बाइक झुकाई है, और बच्चे को एक्सीडेंट होने से बच्चे से बचा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई भाई, कमाल ही कर दिया इसने। तो वहां पे एक अंग्रेज का पुत्र खड़ा था और वो जोर से बोला, ओ माय गॉड, ही एक्सेप्शनली सेव्ड द चाइल्ड। तो उसने वर्ड यूज किया, एक्सेप्शनली सेव्ड द चाइल्ड, है ना। और वो एक्सेप्शन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि 120 की स्पीड पे स्टंट मार के बाइक को झुका के किसी को सेव करना ये नॉर्मल कंडीशन नहीं, आप रोज नहीं कर सकते ये काम, कितने ही एक्सपर्ट हो। तो उसने तो वो एक्सेप्शनली आउट ऑफ द वे जाके कर दिया। ठीक, अब ये जो अब नॉर्मल कंडीशन आई थी, ये आउट ऑफ द वे जाके एक्सेप्ट हुई, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता था, उसे हैंडल कर लिया जाता है और वो प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होता, वो कुछ समय के लिए इंटरप्ट होगा और फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो अब कोई पूछेगा गलती किसकी थी, जब किसी को कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो काहे की गलती भाई, नुकसान होता तो गलती गलती, देखते सब कुछ ठीक ठाक रहा, बच्चा भी ठीक है, बाइकर भी ठीक है, सब लोग चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता होता रहता। अगर किसी का नुकसान हो जाता तो वो फैल जाता, तो कोई गलती नहीं होगा। अब वही अब नॉर्मल कंडीशन आई और इस प्रोसेस ने उसे सक्सेसफुली हैंडल कर लिया और प्रोसेस को टर्मिनेट होने से बचा लिया। तो नाउ दिस अबनॉर्मल कंडीशन इज कन्वर्टेड इनटू अ एक्सेप्शन। यही अबनॉर्मल कंडीशन अब टाइम में बदल जाती है, एक्सेप्शन के अंदर बदल जाती है। ठीक है, अगर नुकसान हो जाता, बीच में प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता, तो आप फिर लड़ना मरना शुरू कर। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपने शोरूम से अभी नई नई बाइक खरीदी, बाइक कह रहा हूँ, गाड़ी खरीदी, 4 पहिए, बड़ी मेहनत से 20 लाख की गाड़ी ली, अपनी मेहनत से पैसे जोड़े थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, और शोरूम से बाहर निकाली, बहुत ही स्लोली स्लोली चलाते चलाते, बहुत ही स्लोली स्लोली चलाते चलाते आपने बाहर लेके आए और एक रेड लाइट आई, बड़ी स्लोली ब्रेक मारी आपने, नई नई गाड़ी है ना इसलिए, पीछे से एक आदमी आया और ठा आपकी गाड़ी ठोक। सोचो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा, क्योंकि आपकी खड़ी गाड़ी में, वो भी शोरूम से जो निकली हो, उसको कोई ठोक दे तो फिर बात ही अलग होती है भाई, गुस्सा ही अलग लेवल का आएगा। और आप नीचे 1870 गाली देते हुए उतरे और पीछे गए, पीछे जाके आपने देखा आपकी गाड़ी में कुछ खास हुआ ही नहीं था, हल्का सा एक मामूली सा स्क्रैच सा पड़ा था, इतनी तेज ठुकने के बावजूद भी, जितनी देर पीछे से आवाज आई थी, लेकिन आपने देखा कुछ हुआ ही, तो उसी वक्त आपका मूड बदल गया, आप कूल हो गए और आप उससे कहने लगे भाई साहब देखते चलाओ। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का बम्पर टूट जाता तो जब तक आप उस आदमी का बम्पर नहीं तोड़ देते तब तक तो आप उसे छोड़ देते। तो कितना फर्क पड़ गया, अब जब कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर लड़ने का फायदा क्या। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अब देखो ना, इसने अब आउट ऑफ द वे जाके एक्सेप्शनली उस कंडीशन को हैंडल कर लिया। तो नाउ दिस abnormal condition has converted into a exception और हमारा प्रोसेस टर्मिनेट भी नहीं हुआ, हाँ कुछ समय के लिए इंटरप्ट हुआ और उसके बाद वो आगे कंटिन्यू हो जाता है। बट ऐसा ही हमारी जावा में भी होता है। ठीक है साहब, जो abnormal conditions आती हैं, हमारा जेवीएम इन्हें आउट ऑफ द वे जाके एक्सेप्शन में बदल देता है और प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से बचा देता है। सो होता क्या था, ध्यान से सुनो। जब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग नामक कॉन्सेप्ट नहीं था, जैसे मैं सी की बात कर रहा हूँ, तो हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट प्रोसेस को शुरू करते थे, उन प्रोसेस में आया करती थी अब नॉर्मल कंडीशन, और वो प्रोसेस उन्हें हैंडल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो बीच में ही टर्मिनेट हो जाते थे और नुकसान हो जाता था। तो अब उन्होंने क्या कर रखा था, इन अबनॉर्मल कंडीशन से आने वाली एरर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, ये जो अबनॉर्मल कंडीशंस आती थी जिनकी वजह से प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता था, चाहे कंपाइल टाइम हो चाहे रन टाइम हो, तो इन एरर्स को जो आती थी प्रोसेस में, अबनॉर्मल कंडीशन आई, हैंडल नहीं हुआ तो वो एरर में बदल गई, और वो अगर एरर में बदल गई तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता था। और इन एरर्स को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था, और इन तीनों में से एक एरर काफी ज्यादा डेंजरस थी, बस उसे ही ना आने देने के लिए इस कॉन्सेप्ट की खोज की गई।
इन्होंने सोचा कि वो एरर जो बहुत डेंजरस है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वो जिन अबनॉर्मल कंडीशन की वजह से आती है, अगर हम आउट ऑफ द वे जाके, एक्सेप्शनली जाके उन अबनॉर्मल कंडीशन को पहले से ही हैंडल कर लेंगे तो ये एरर आएगी ही नहीं। बस उसी एरर को ना आने देने के लिए ही एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। अब वो एरर कौन सी है, जिस वो किसी ना किसी प्रोसेस में आती होगी और वो प्रोसेस आप टर्मिनेट होने देना नहीं चाहते होंगे, तभी आपने इस कॉन्सेप्ट की खोज की। ठीक, तो पहले क्या होता था, किसी भी प्रोसेस में अबनॉर्मल कंडीशन आई, हैंडल हो नहीं पाती थी और वो प्रोसेस वहीं से टर्मिनेट हो जाता था और उसी अबनॉर्मल कंडीशन को हम एरर कहते थे। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया 10/0। तो कभी भी किसी को अगर समझाना है डिफरेंस एक्सेप्शनल एरर, 10/0 इज अ बेस्ट। ठीक, आप सिंपली से कहिए सर देखिए 3 में 10/0 है, ये एक अबनॉर्मल कंडीशन आई, इसका रन टाइम एनवायरनमेंट इसे हैंडल नहीं कर पाया और ये टाइम में कन्वर्ट हो गया एरर में और आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। बट जावा में यही एक कंडीशन होती है, अबनॉर्मल कंडीशन। जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट इसे हैंडल कर लेता है प्रॉपरली, तो ये अबनॉर्मल कंडीशन काम में बदल जाती है एक्सेप्शन में। इसलिए जावा में यह एक्सेप्शन आती है और प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। इसी कंडीशन में 10/0 में जावा का प्रोग्राम कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, जबकि सी के प्रोग्राम को आप कभी भी टर्मिनेट होने से रोक नहीं सकते। कितना फर्क आ गया। अब नॉर्मल कंडीशन वही है, एक लैंग्वेज उसे एरर कह रही है क्योंकि उसका रन टाइम एनवायरनमेंट उस नॉर्मल कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाता और प्रोसेस बीच में टूट जाता है। जबकि हमारी जावा इसे एक्सेप्शन कह रही है क्योंकि हमारी जावा इस नॉर्मल कंडीशन को बड़ी सक्सेसफुली हैंडल कर लेती है, एक्सेप्शन के तौर पे हमें दे देती है और हमारा प्रोसेस टर्मिनेट होने से बच जाता है। और अगर मेरा ये मोटरसाइकिल वाला एग्जांपल दे सकते हो तो नथिंग लाइक इट। अगर आप इसे समझा सकते हो डिफरेंस बिटवीन ये, नहीं तो दोनों की रियल वर्ड की कुछ डेफिनेशन बता के आप 10/0 से भी समझा सकते हो और ये बता दे तो नथिंग लाइक इट। ठीक, अब मैं आपसे बात कर रहा था वो कौन सी एरर है तीन में से जिसको ना आने देने के लिए इस कॉन्सेप्ट की खोज की गई थी, जो हमारे किसी भी प्रोसेस में आती है जिससे हमें सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं, बस उसी को ना आने देने के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था। और वो एरर जिन अबनॉर्मल कंडीशन की वजह से आती थी, उन्हें आउट ऑफ द वे एक्सेप्शनली जाके उन्हें हैंडल कर लिया गया और वो एरर आनी बंद हो गई, बल्ले बल्ले हो गए। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी वो तीन एरर थी और उनमें सबसे डेंजरस वाली एरर कौन सी होती है, इस बारे में भी अब हम बातें करते हैं। ठीक है, सो पहली जो एरर आती है वो आती है सिंटैक्स एरर, और वो आती है बेटा हमारे कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर, और जो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होती है, क्योंकि आप कंपाइलेशन वाला प्रोग्राम कभी भी अपने क्लाइंट को डिलीवर नहीं करोगे। एम आई राइट? तो इट हैज टू बी रिजॉल्व एट प्रोग्रामर साइड, है ना। इसे तो प्रोग्रामर को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने भी आपको असाइनमेंट दिए हैं, अब आपने यूनियन बी का प्रोग्राम बना लिया मगर उसमें कोई कंपाइलेशन एरर है, बेसिस मिसिंग है, और मुझसे कह रहे हो चला के देख लो प्रोग्राम चल रहा है। आपको पता है डांट थोड़ा खानी है सर, जब प्रोग्राम ही नहीं चल रहा, कंपाइल ही नहीं हो रहा, तो मैं उसे देख के क्या करूँगा, है ना। तो वो प्रोग्राम आप कभी कंपाइलेशन एरर वाला मेरे को दिखाने नहीं लाओगे, आपको पता है डांट पड़ेगी। ऐसे आप क्लाइंट को भी कभी भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं दोगे, भाई सब चल नहीं रहा कुछ पैसे दे दे ऐसे कैसे दे दो, उसकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करो आप पहले। ठीक है, तो पहली आती है सिंटैक्स एरर, वो आती है कंपाइलेशन प्रोसेस में, दैट्स नॉट अ डेंजरस, वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होती। दूसरी आती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब है आप क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, आपका लॉजिक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक साहब, फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं आपको लेता हूं, मैंने आपको प्रोग्राम दिया था ए यूनियन बी बनाने का। अब आपका प्रोग्राम चल रहा है, कुछ आउटपुट भी आ रही है, कंपाइलेशन एरर नहीं है, बट वो ए यूनियन बी के फॉर्म में नहीं आ रही, और आप फिर मुझसे कह रहे हो सर देख तो लो कुछ तो आ रहा है, भले ए यूनियन बी ना है, मैं क्या करूँगा देख के, जब मुझे आउटपुट ही ए यूनियन बी आएगी, मैं ऐसी चीज के तो पैसे दे रहा हूँ, मैं क्लाइंट हूँ भाई, मेरे हिसाब से आपको आउटपुट जनरेट करनी पड़ेगी, तभी पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मेरी अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो क्या फायदा होगा मैं आपसे काम करवाऊँ। तो ये भी कोई डेंजरस नहीं है, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होती है। लॉजिकल एरर भी प्रोग्रामर साइड पे इसे रिमूव करना ही पड़ता है, कोई चांस नहीं। जो तीसरी एरर है ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, और ये है रन टाइम एरर। ठीक, आपने सब कुछ मान लिया, आपने फर्स्ट क्लास ए यूएन बी का प्रोग्राम बना दिया, आउटपुट बिल्कुल सही आ रही थी, अब आपने ये प्रोग्राम मुझे दिखाया, कहा सर आप ये दो एरे की वैल्यू एंटर कीजिए
और ये उनके ए यूनियन बी एलिमेंट अपने आप निकाल के दे देगा। अब जहां वैल्यू एंटर करने का समय आया, लाइन आई, वहां पर मुझे एक इंटीजर वैल्यू एंटर करनी थी, एरे की वैल्यू एंटर करनी थी, और वहां मैंने बुलियन, सेमीकोलन, कॉमा, ये स्पेशल कैरेक्टर राइट करने शुरू कर दिए और वो फंक्शन इसे रीड नहीं कर पाया। ठीक है, और वहीं से पैदा हो गई नॉर्मल कंडीशन और रन टाइम एनवायरनमेंट उसे हैंडल नहीं कर पाया और एग्जैक्टली प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो गया। नुकसान हो गया तो क्या ढूंढने जाओगे? एरर्स। तो ऐसी एरर्स को ही हम रन टाइम एरर्स कहते हैं, जो अक्सर क्लाइंट साइड पे ही आती हैं। उसने अगर कोई रॉन्ग डाटा एंटर कर दिया है तो, और उसका प्रोग्राम वहीं पर बंद हो जाता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान भी किसको होता है? तो क्लाइंट को। आपने तो सारा पैसा ले लिया, उसे बुलाते रहे, वो ठीक करने आता रहेगा और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और आप भी देखते हैं मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं और वो 4-5 दिन बाद अगर खराब हो जाए, ठीक से ना चले, तो फोन करके गुस्सा आता है, नया लेके आ, नया भी तुमने खराब दे दिया। अब वो मैकेनिक आएगा, ठीक करता रहेगा, आपका मन नहीं करेगा यार ये कोई प्रोडक्ट हो, कम से कम 3-4 साल तक तो स्मूथली चलना चाहिए था, और इसमें तो आती ही प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो ये जो एरर होती है, ये होती है रन टाइम एरर। जब कोई यूजर ऊटपटांग वैल्यू डाल देता है, अनवांटेड वैल्यूज डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये रन टाइम एरर आ जाती है। और रन टाइम एरर ही सबसे ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि मैंने कहा ना ये क्लाइंट पे आती है। तो नुकसान भी सबसे ज्यादा किसको होगा? क्लाइंट को होगा। और जब क्लाइंट को नुकसान होगा तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। कैसे? वर्ड ऑफ माउथ। अब मान लिया अगर मैं ही आपके क्लाइंट के पास गया, वो मेरा दोस्त है, मैंने उससे कहा यार मुझे भी अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना, तो क्या तेरी वाली से बनवा लूं? क्या आप कभी उसे यस कहोगे? क्या वो यस कहेगा आपकी कंपनी को? कभी नहीं कहेगा। बकवास है यार, रोज खराब आया रहता, मैं ही दुखी हो गया, मैं ही दुखी हो गया हूँ। तो वो इस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ फैलाएगा और आपकी कंपनी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ऐसा काम मैं भी करता हूँ। मैं जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, आप लोगों की जॉब वॉब लग जाएगी, तो आप लोगों से गुरु दक्षिणा मांगूंगा। चिंता ना करो, कोई पैसे वैसे नहीं मांगूंगा, पैसे ऑलरेडी आपने दे दिए, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपसे कमिटमेंट, एक वादा मांगूंगा कि आप सब लोग जब मुझे छोड़ के यहाँ से जाएंगे तो जिंदगी में कभी पोलर के पंखे नहीं खरीदेंगे। क्योंकि मैं पोलर के 2 पंखे खरीद के लाया था, दोनों के दोनों फूक गए। 1800 रुपए के पंखे थे, 3600 रुपए। और किसके सर, किसके? पोलर कंपनी, सुना होगा, पोलर आती है, POLOR। ठीक, और मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने उसका टेटुआ दबाया और उसे उठा दिया, भाई साहब वापस कर। उस बेचारे ने हाथ जोड़ लिया कि सर मैं तो कंपनी से लाया था, मैंने तो 100-200 प्रॉफिट रख के आपको बेच दिया, आप चाहो तो प्रॉफिट ले लो, बाकी पैसे तो मैंने भी कंपनी को दे दिए। मैं भी ठंडा हुआ, मैंने कहा यार इससे लड़ने का क्या फायदा, इस बेचारे क्या क्या कसूर है, इसने तो मैन्युफैक्चर किया ही नहीं, कायदे में मुझे कंपनी से लड़ना चाहिए। उसने कहा सर कंपनी की डिटेल मैं दे दूंगा, बाकी आपको उसे ट्रेस करना पड़ेगा कंपनी को। अब हमने उसे ट्रेस किया, कोई सुनने को तैयार नहीं। आखिरकार हमने वो लोहे के भाव बेच दिए और नए पंखे खरीद लिए। अब नए पंखे खरीद लिए, आपको लगता है मैं जिंदगी में कभी दोबारा पोलर के पंखे खरीदूंगा या अपने किसी कुतबे को खरीदने दूंगा? मेरा कुतबा तो तुम ही हो भाई, सुबह से शाम तक मैं 700-800 बच्चों पढ़ा देता हूँ। सोचो उनको मना करूंगा, वो अपने रिश्तेदारों को मना करेंगे, एक दिन पोलर कंपनी डूब जाएगी और उसका डायरेक्टर मेरे चरणों में आके बैठेगा, बेटा तू बहुत बुलाता था ना, सुनता नहीं था, आ गया ना सड़क पे, आ गया ना, क्लाइंट को नहीं। एक हफ्ते पहले ही खरीदा सर, है 1 हफ्ते पहले ही खरीद के लाया पोलर का फैन। कोई बात नहीं, अब देखो सही चलता है नहीं चलता वो तुम जानो, मेरा तो खराब निकला था। अभी तक तो सही है सर। टेंशन नहीं, जरूरी नहीं है बेटा खराब हो जाए, मेरे भाई जरूरी नहीं है कि मेरा सबका ही खराब होता, मेरा हुआ था तो कंपनी को रिप्लेस करना चाहिए ना, एंड दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। तो वो डेंजरस हो गया, मैं देखो उसकी नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, नहीं फैला रहा हूँ। एंड वही चीज है, अगर आप कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे, आपने किसी से सॉफ्टवेयर बनाया और प्रोडक्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसका हक बनता है 10 लोगों को बताने का, भैया इससे मत खरीदो, खराब कंपनी, इससे मत बनवाओ, नुकसान होता है। सीधी सी बात है, आप, हम और आपके और अपने ऊपर ले लेते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जितने बच्चे भी मुझसे देखो लॉकडाउन में भी बिना क्लासेस के भी ऑनलाइन पढ़ने आए, जबकि आप में से किसी ने कभी ऑनलाइन शायद पहले क्लास ली भी नहीं होगी, ठीक से देखा भी नहीं होगा कैसे पढ़ाई होती है, बट आप लोगों ने मेरा नाम सुना होगा एक फेथ से कि हाँ भाई यूकेटेक है, जहाँ पे ऐसे ऐसे सर हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं। बस ये एक माउथ मार्केटिंग हुई और आप सबने ऑनलाइन एक भरोसे पे आधे से ज्यादा फीस दे भी दी, जबकि अभी हमारी आधे से ज्यादा कोर जावा निपटी भी नहीं है।
शायद आप लोगों की तो पूरी भी आ गई होगी, सब लोगों की पूरी पेमेंट आ भी चुकी होगी। एक भरोसे पर एक ब्लाइंड फेथ है कि नहीं? आपको भी किसी ना किसी ने जरूर कहा होगा, रेफर किया होगा, 100% आई एम श्योर कि भाई जाइए वहां अच्छी जावा पढ़ाते। अब आप लोग आ गए, मैं फटाफट घास काट कूट के आपको जल्दी से करा करो के भेज दूं, ठीक है, आपका तो पेट काट लिया, लेकिन जब आप 10 लोगों को बाहर जाके मना करोगे, दैट इज व्हाट माउथ मार्क। आजकल तो वैसी सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, आदमी जाके इंटरनेट पे डाल देता है, आदमी जाके इंटरनेट पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंटरनेट पे रिव्यू मत पढ़ा, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अब कोई हमारा दुश्मन होगा, उसने ऊटपटांग डाल दिया, कोई हमारे से अच्छा खुश होगा, उसने सही डाल दिया, है ना, किसी बच्चे को डांट दिया, उसने रॉन्ग डाल दिया, या अदर कंप्यूटर है उन्होंने डाल दिया। तो मेरे हिसाब से हमेशा लाइफ में अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप फेस टू फेस उस बंदे से मिलो जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, वो उसकी एक्चुअल डिटेल बता देगा आपको कि भाई ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए नहीं। नेट पे जितने रिव्यू, मेरा एक स्टूडेंट, ये जो आपके अमेजोन है, फ्लिपकार्ट वगैरह, इनका एक प्रॉपर सेशन होता है अपने प्रोडक्ट के रिव्यू को बढ़वाने वाला। तो वहां ये आप जैसे बच्चों को नौकरी देते हैं और कहते हैं फेक रिव्यू डालो। जैसे भी तुम लोगों ने आजकल वो देखा है, आजकल वो आ रहा था इस पे इंस्टाग्राम पे, फेक फॉलोवर्स बनवा रहे हैं सारे के सारे अपने, ये जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं। यूएस में कंपनी चलती है जो आपके फेक मेल आईडी बना के आपके फेक फॉलोवर्स बनाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोवर्स बनते हैं, आपको एड पोस्ट डालते हैं, तो इंस्टाग्राम से भी आपको पैसा मिलता है इन बंदों को, इनकी रिपोस्ट इतनी रीड की जाती है, वहां पर वो ऐड डालते हैं। सर 50 तो पैसा पर रिव्यू आता है सर। ये लोग 2000 रिव्यूज कलेक्ट करवाते हैं एम्प्लॉयज से अपने, और उनको पर रिव्यू पैसा पे करते हैं, है ना, फेक है ना सारा। हाँ, तो वही मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो नेट पे जाके रिव्यू मत पढ़ के जाओ। ठीक, कोई अच्छे भी लिख सकता है, अच्छे लिखने वाले की क्या गारंटी सही लिख रहा, क्या पता उन्होंने फेक लिखवा दिया अपने अपने एम्प्लॉइज से बोल के भाई लिख दो इस टीचर के बारे में, अच्छा हो सकता है या गलत हो सकता है, कुछ भी है, दोनों ही बातें, दोनों ही बातें। हाँ, जो बच्चा है जो पढ़ रहा है इंस्टीट्यूशन में, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, वो शायद आपको अच्छा रिव्यू दे देगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो अच्छा कहेगा, प्रोडक्ट खराब होगा तो खराब कहेगा। अब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 20-22 सालों से, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा स्टूडेंट कोई नहीं देखा कि मैंने उसके साथ मेहनत की और जॉब लगवाई और वो बाद में मेरे को नेगेटिव किसी को बोले, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, 2-4 होते हैं, 8-10, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, सबको मेरी टीचिंग स्किल्स पसंद नहीं आ सकती, लेकिन अधिकतर को आ जाते हैं। ठीक है, भगवान से भी सारे सेटिस्फाई नहीं होते, तो मैं क्या किसके, भगवान से भी सारे 90% लोग नाराज रहते हैं, तो मेरी तो क्या ही खास बात है। बट ये है कि हाँ, रेशो ज्यादा अच्छी है, 80-90% बच्चे को मैं सेटिस्फाई करके जॉब दिलवा देता हूँ। हाँ, बाकी ठीक है, 10% होंगे जिन्हें मेरी मेथोलॉजी पसंद नहीं आती होगी, किसी को मेरा कोड कॉपी करवाना पसंद नहीं आता, किसी को मेरे रूल लिखवाना पसंद नहीं आता। अब जैसे कुछ लोग आते हैं जी सबको कुछ बनाया देते, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरा बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो सीखेगा नहीं। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मैं चाहूँ तो सारे प्रोग्राम जितने आपको दे रहा हूँ ये सब के सब मैं आपको लिखवाता हूँ, याद होते हैं, नोट्स बनवाता हूँ, और इसी से जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तब मुझे याद करें। आज भी 15-15 साल पुराने मेरे स्टूडेंट आते हो, कहते हैं सर जब भी हमें इंटरव्यू देने जाना होता है तो हम कोड जावा भूल चुके होते हैं, इंटरव्यू में पूछी जाती है, आपके नोट्स उठाते हैं, 15 दिन में रिवाइज करते हैं और फटाक से भाग जाते हैं। हमें कोई बुक कूद खेलने की जरूरत, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ पढ़ने की दोबारा से। तो दैट इज अपना अपना तरीका है। तो लेकिन आप सब लोग यहाँ से आए हो, तो अब रन टाइम पे अगर मैं घास काट दूं तो फिर आपका हक बनता है बाहर जाके बुराई करो, मेरी भी करो, डिक्टेट की भी करो, क्योंकि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, आपका टाइम है। जो आपने यहाँ 4-5 महीने मेरे साथ बिताए और मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया, तो एक तो आपका टेक्नोलॉजी से इंटरेस्ट खत्म हो गया, पैसा तो चलो आने जाना है, फिर पिताजी और दे देंगे, कोई फर्क नहीं, टाइम कहाँ से आएगा? जो एक बार टाइम निकल गया सो निकल गया, फिर वो वापस नहीं आता, और फिर आप उस टेक्नोलॉजी को दोबारा नहीं पढ़ना चाहेंगे कहीं, आपका मन उतर जाएगा, उससे इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपको उस टेक्नोलॉजी। तो इसलिए मैं पूरी मेहनत करता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता हूँ, मेरे को बदनाम किया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं लंबा कोर्स हो जाता है, मगर वो लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं तब देखते हैं उन्होंने जो जावा पढ़ी थी कहीं और, जो तुम्हें आती है, जमीन और आसमान का डिफरेंस। मैं इतनी डेप्थ में जाके पढ़ा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें नुकसान भी मेरा है, गाली भी मैं खाता हूँ, लेकिन थोड़ा आपका एडवांटेज हो जाता है। कंपनी का नुकसान है, मेरा क्या, 2-2 महीने में सारे बैच बनते रहे, नए नए आते रहे तो पैसा आता रहेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, हम आपको ढंग से करा के बेचते हैं। तो वही होगी ना माउथ मार्किंग वाली बात,
तो यहाँ जो रन टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है ना, वो सबसे ज्यादा क्लाइंट फेस करता है, और फिर वो 1000 लोगों को मना करता है, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। फिर वो 1000 लोग, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट है, आप एक मूवी देखने नहीं जाते, आप यार आप एक मूवी देख के आए, दोस्त ने कह दिया बेकार है, खराब है, लो भाई आपने भी देखना उसे बंद कर गए ही नहीं, जबकि आपका इंटरेस्ट अलग अलग था, फिर भी नहीं गए। सो दैट इज व्हाट कि ये माउथ मार्केटिंग बहुत डेंजरस होती है, जो क्लाइंट फैलाता है सबको। इसलिए सब लोग अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। अब आते हैं असली काम पर, कि सब लोग अपने अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से टेस्ट करते हैं, एम राइट, और टेस्ट करने के बाद ही क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। वो चाहते हैं क्लाइंट एंड पे जाके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सबको नेगेटिव फैलाएगा, है ना। भले आप कितनी अच्छी कस्टमर सर्विस दे दो, बार बार आओ ठीक करने, लेकिन वो क्रेप मारेगा, यार क्या डिब्बा सा दे दिया, भागे ले जा, रोज खराब हो जाता है मेरी जान को, रोज तो तुझे ठीक करने बुलाने आना पड़ता है, रिप्लेस कर दे, ऐसा गुस्सा करेगा। इसलिए हर आदमी अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से टेस्ट करता है कि यार ये क्लाइंट एंड पे जाके खराब नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हर चीज को प्रॉपर्ली टेस्ट, उसके ऊपर लिखा रहता है ओके टेस्टेड, है ना। जैसे अब ये मेट्रो रेल बनती है तो 1 महीना इसको बकायदा चलाया जाता है, ट्रैक चेक किया जाता है, कहीं कोई पिलर क्रैक तो नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि जब हम लोग बैठ के जाएंगे इसमें भर भर के, और तब कोई गड़बड़ हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं वो देख रहा था, एक वो आते हैं रोलर कोस्टर, इंडिया में थोड़े कम है, मैं तो डिस्कवरी वगैरह पे देखता रहता हूँ, तो क्या शानदार उनके रोलर कोस्टर होते हैं, कितनी बढ़िया ऊपर से वो चलते जाते हैं इतने तरीके से, इतनी स्पीड पे। तो वो लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 महीने उसको पहले हाइड्रोलिक सिस्टम को अपने टेस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग के प्लास्टिक के पुतले बनाते हैं, उसमें पानी भरते हैं, और ऐसे उन्हें 2-3 महीने चला चला के देखते हैं फुल स्पीड पे, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इससे पहले कि वो पब्लिक के लिए ओपन किया जाए। तो टेस्टिंग की जाती है, और यहीं से ही हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी टेस्टिंग की दुकान खोली। ठीक, अगर मैं अपने जमाने की बात करूं, 90s में बात करूं, तो कोई टेस्टिंग नहीं होती, 2000 तक तो टेस्टिंग का कोई ठीक ठाक नाम भी नहीं था, उसके बाद टेस्टिंग पिक्चर में आई। ठीक, एक सेकंड जरा मैं आया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर बोल नहीं रहे अभी। क्या हुआ? सर को कोई काम हो गया, 1 मिनट।
अभी आ- चलो साहब, मैं आपसे टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा था कि 2000 के बाद ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ने जोर पकड़ा था। उससे पहले तो एक ही टाइप की टेस्टिंग होती थी जिसे बेटे हम यूनिट टेस्टिंग कहा करते थे, विच इज डन बाय द प्रोग्रामर हिमसेल्फ। अब सोचिए, एक प्रोग्रामर है बेचारा, वो क्लाइंट के हिसाब से लॉजिक पे दिमाग लगाए या अपने कोड को टेस्ट करता है, यूजर उटपटांग डाल रहा है। और फिर इतने सारे सिनेरियो हैं, प्रोग्रामर अकेला प्रोग्रामर है, पता नहीं कितने सिनेरियो वो इतना सोच भी नहीं सकता था। तो एक ही टाइप की टेस्टिंग हुआ करती थी, यूनिट टेस्टिंग। और इसीलिए हमारे टाइम में कहा जाता था अगर 100 सॉफ्टवेयर बनते हैं तो 95 फेल हो जाते हैं, 5 ही सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होते हैं। रन टाइम पे कोड फट जाता है, वो फेल हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने अपने किसी क्लाइंट के लिए साइट बनाई, बढ़िया बना दी, वो मेरे घर आया, मैंने उसे अपने घर पे लोकल सर्वर पे चला के दिखाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसने कहा था अब इसे आप इंटरनेट के सर्वर पे अपलोड कर दो। मैंने अपलोड कर दिया, उसने मुझे पैसे दे दिए। अब उसकी साइट पे उसके कस्टमर थे, अचानक एक साथ कई हजार कस्टमर ने हिट कर दिया और हमारी साइट इतना लोड ही नहीं उठा पाई, और वो बैठ गई। इतने सारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक साथ वो हैंडल नहीं कर पाई। हमने सोचा ही नहीं था, हमने तो खाली एक चला के देखा था, तब तो आउटपुट बहुत बढ़िया आ रही थी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हजारों क्लाइंट पे इंटरनेट पे हजारों क्लाइंट एक साथ आ सकते हैं। तो आपका साइट इस कैपेबल होनी चाहिए कि सारी रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर सके, और वो फ्लॉप हो गई, है ना। मैंने ही टेस्ट करके दिया था। तो अब क्या होता है, लोड टेस्टिंग होती है, बकायदा टेस्टिंग की सेपरेट कंपनी है, क्यूए इन्फोटेक इज अ गुड कंपनी। आजकल सारी कंपनी अपना कोड आउटसोर्स कर देती है, वो लोग टेस्टिंग के अच्छे अच्छे टूल रखते हैं और आपके कोड को टेस्ट करके देते हैं। ठीक, तो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में भी इसलिए आई है। और अब इसी टेस्टिंग का क्रेडिट गोज टू टेस्टिंग, कि अब वाइस वर्सा हो गया है। अगर 100 सॉफ्टवेयर बनते हैं तो 95% सक्सेसफुल हो जाते हैं, 5% ही फेल होते हैं। क्रेडिट गोज टू टेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि अब एक टेस्टर अलग से लगा हुआ है, वो सारी ऊटपटांग वैल्यूज को ठीक करता है। ठीक है, बट आपने कोड लिखा, टेस्टर के पास गया, टेस्टर ने उससे प्रॉब्लम निकाली, फिर वो ठीक हुआ, फिर आपके पास आया, फिर आपने ठीक कर दिया। अगर आपके पास कोड ठीक होने आता है, आउटपटांग वैल्यू अगर टेस्टर डालता है तो ठीक रहेगा, लेकिन आप भैया ऐसा नहीं करना था। आपको क्या करना है, क्योंकि जब कोड जाएगा तो टेस्टर कोई भी ऊटपटांग वैल्यू डाले, कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन है, वो वहीं हैंडल हो जाए। अबनॉर्मल कंडीशन के बाद आनी नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम। ठीक, अगर बार बार टेस्टर ठीक करता रहेगा, आपके पास आता रहेगा, आप ठीक करते रहोगे, क्योंकि टेस्टर का काम है बग निकालना, आपका काम है बग को रिमूव करना। ऐसे तो क्लाइंट एंड पे कभी जाएगा ही नहीं, है ना। यूजर टेस्टर कोई भी उटपटांग वैल्यू डाले, एज ए यूजर समझ के वो डालता है, कुछ भी आ जाए, बट आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर टर्मिनेट नहीं होना चाहिए रन टाइम पे। सॉफ्टवेयर अपने आप में खुद इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उस अबनॉर्मल कंडीशन को हैंडल कर ले और प्रोग्राम को टर्मिनेट ना हो। वो सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट एंड पे जाके ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, दुनिया में उससे ज्यादा वर्स्ट सॉफ्टवेयर कोई नहीं। ठीक, तो समस्या ये थी कि जब ये टेस्टर टेस्ट कर रहा हो या सॉफ्टवेयर क्लाइंट एंड पे चल रहा हो, वहीं पर ही उसे इतना स्ट्रांग बना दो, वहीं पर ही वो उसे खुद ही हैंडल कर ले, जिससे रन टाइम एरर्स ना आए। जैसे हमने कहा, कभी देखो किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आसपास कोई हॉस्पिटल है, तो सारे लोग मिलकर अगर उसे हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो डॉक्टर्स पूरी इतनी जान लगा देंगे उस आदमी को बचाने के लिए। ठीक, लेकिन क्या गारंटी है कि जब आपका कहीं एक्सीडेंट होगा कि आसपास हॉस्पिटल जरूर होगा, आप हाईवे पे जा सकते हैं, जंगल से गुजर सकते हैं, वहां भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन्होंने कहा क्यों ना अपने कार के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी फीचर डाल दें, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। उसको बुलेट प्रूफ बना दें, उसमें 8 एयर बैग्स डाल दें, कहीं से भी हिट हो, ये सारी फैसिलिटी हम कार में ही डाल दें ना। कार को ही ऐसा सिक्योर बना दे कि कल को कभी किसी ऐसी जगह पे कहीं उसका एक्सीडेंट हो तो कार इटसेल्फ अंदर बैठे आदमी को सेव करे। और आजकल आते हैं सेफ्टी फीचर्स जगह पर। अब आ गई हमारी बात समझ में, समझ लो हम भी अपनी कार के अंदर ही ऐसी सेफ्टी फीचर्स डालना चाहते थे कि यूजर कोई भी उपकरण वैल्यू डाले, कुछ भी करे, ठीक, कैसा भी काम करे। एक
हेलो, हाँ सर।
चलो साहब, हमारी टेस्टिंग पे गाड़ी आके अटक जाती है बार बार। अब ऑफिस से फोन आ गया था। चलो खैर, फिलहाल अब शायद अगस्त में खुल जाए ऑफिस, मुझे उम्मीद लग रहा है। मगर आप लोग आना पसंद करोगे अभी क्लास में पढ़ना? नहीं सर, मुश्किल है ऑनलाइन ही ठीक है सर। ऑनलाइन ही ठीक है अभी तो। आपकी बात तो ठीक है, हम लोग चले जाएंगे यार ऑफिस में बैठ के, ऑनलाइन वहीं से ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बच्चे नहीं यस बताएंगे, सर। बट ये है कि ऑफिस आना जाना थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना। हाँ, ऑफिस में काम करने का माहौल ऑफिस का ही होता है, कुछ भी कहो। चाहे आप ऑनलाइन नहीं पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ ऑफिस में बैठ के। ऑफिस में एक जगह माहौल सा मिलता है काम करने का। घर में थोड़ा सा होता ही है सर, आदमी थोड़ा लीनियंट हो जाता है घर में बैठ के। चलो मेरे बच्चों, मैं टेस्टिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से ये कहानी समझा रहा था कि ठीक टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी थी, बट दिक्कत कहाँ आती थी कि टेस्टर बग निकालता रहेगा, ठीक होता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए था भाई। ठीक, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा प्रोग्राम चलता है टेक्नोलॉजी के रन टाइम एनवायरनमेंट में, तो हमें अपने रन टाइम एनवायरनमेंट को ही कैपेबल बनाना होगा कि हमारे प्रोग्राम में कोई अबनॉर्मल कंडीशन आए, वही आउट ऑफ द वे जाके उसे हैंडल कर ले। बार बार उसे प्रोग्रामर से, टेस्टर प्रोग्रामर से के पास जाने की जरूरत ना हो। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, रन टाइम एनवायरनमेंट को इस लायक बनाया कि उसके अंदर जब टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम चले, वही आउट ऑफ द वे जाके इस अबनॉर्मल कंडीशन को हैंडल करके एक्सेप्शन में बदल के दे दे और प्रोग्राम को टर्मिनेट ना हो। इसीलिए इस टॉपिक का नाम एक्सेप्शन रखा गया, क्योंकि नॉर्मली रन टाइम एनवायरनमेंट ऐसा काम नहीं करते, वो एक्सेप्शनली आउट ऑफ द वे जाके प्रोग्रामर्स की नॉर्मल कंडीशन को वो हैंडल कर लेता है और प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से बचा देता है। तो पूरी कहानी सुनाने के पीछे एकमात्र पर्पस ये था कि आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर्स को ना आने देने के लिए इस कॉन्सेप्ट की खोज की गई। आपके प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है साहब, रन टाइम एरर्स को ना आने देने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। और जब से ये कॉन्सेप्ट आया है, तभी हम कहते हैं कि जावा का प्रोग्राम रोबस्ट है। जावा इज ए रोबस्ट लैंग्वेज, और जावा को रोबस्ट बनाने के पीछे दो कॉन्सेप्ट का हाथ है। रोबस्ट का मतलब होता है कि जावा का प्रोग्राम रन टाइम पे इतनी आसानी से ऑटोमेटिकली कभी फेल नहीं होता। पहला, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जो आउट ऑफ मेमोरी नहीं आने देता, और दूसरा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो रन टाइम एरर्स नहीं आने देता। अब आगे हमारी बात समझ में कि ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया था। इसका एकमात्र रीजन था कि रन टाइम पे जो एरर्स आती है वो ना आए, प्रोग्राम चलते हुए बिल्कुल भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट ना हो। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा, अपने रन टाइम एनवायरनमेंट को ही ऐसा बनाना पड़ा कि वो ही अबनॉर्मल कंडीशन को हैंडल करे। क्योंकि बार बार प्रोग्रामर तो क्लाइंट एंड पे जा नहीं सकता, बार बार बग टेस्टर निकालता रहेगा, ऐसे तो क्लाइंट के पास जाएगा ही। जैसे हमने कहा ना, गाड़ी के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी फीचर डाल दो, जिससे कहीं भी अगर एक्सीडेंट हो तो गाड़ी खुद इटसेल्फ उसको सेव करने की कोशिश करे, उसके अंदर बैठे आदमी को। तो इसीलिए उन्होंने अपने रन टाइम एनवायरनमेंट को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। उसने आउट ऑफ द वे जाके इसे हैंडल किया, सारी अबनॉर्मल कंडीशंस को प्रॉपर एक्सेप्शन में बदल के हमें दिया, और इसलिए हमारा जावा का प्रोग्राम अब रन टाइम पे टर्मिनेट नहीं। तो एकमात्र पर्पस था कि जावा का प्रोग्राम रन टाइम पे टर्मिनेट होना नहीं चाहिए, रन टाइम एरर्स नहीं आनी चाहिए। तभी तो 10/0 ये एक अबनॉर्मल कंडीशन थी, और जेवीएम आउट ऑफ द वे जाके इसे हैंडल कर लेता है और हमें एक्सेप्शन में बदल के दे देता है, और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होने से बच जाता है। ठीक है, आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग। गॉट इट? तो अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया, एक्सेप्शन क्या होती है, एरर क्या होती है, और ये कॉन्सेप्ट क्यों आया हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये कहानी भी आपको समझ में आई। टेस्टिंग क्यों लाए थे, ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो आप जानते हैं जावा का जब भी अब हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे तो जावा का एक राष्ट्रगान है, रिटन बाय मी, हमेशा गाएंगे उसे कि इन जावा everything is represented in the form of object except the primitive data types। जावा में हर चीज मेमोरी में अब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही आती है। इन जावा everything is represented in the form of object। जावा में हर चीज मेमोरी में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आती है,
तो इन जावा एक्सेप्शंस आर आल्सो रिप्रेजेंटेड वाया ऑब्जेक्ट। एक्सेप्शन भी किसके थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं? वाया ऑब्जेक्ट ही रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है साहब, आती है हमारी बात समझ में। और अगर ऑब्जेक्ट है देन देयर मस्ट बी अ क्लास बिहाइंड, देन देयर मस्ट बी अ क्लास बिहाइंड। तो हमारे पास जावा में बहुत सारी एक्सेप्शन क्लासेस दी गई हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस में मिलती है। अब होता क्या है, जावा ने क्या काम किया, जावा के प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में आने वाली डिफरेंट डिफरेंट अबनॉर्मल कंडीशंस को उसने पहले से प्रिडिक्ट करके उनको रिप्रेजेंट करने वाली बहुत सारी एक्सेप्शन क्लासेस बना के हमें दी हुई हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस में मिल जाती है। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, जैसे ही जावा का प्रोग्राम किसी भी जेवीएम की बाउंड्री के अंदर चलता है और उसमें कोई अबनॉर्मल कंडीशन आती है तो जेवीएम एक्टिव हो जाता है। वो उस अबनॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाली एक्सेप्शन ढूंढता है, एक्सेप्शन क्लास ढूंढता है और फिर उस एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसकी पूरी डिटेल डालता है नॉर्मल कंडीशन की, किस फंक्शन में आई थी, किस लाइन पे आई थी, कौन सी क्लास में आई थी, वो सब उसमें डाल देता है। And once an exception class object is created by the JVM, that means that abnormal condition is successfully handled by the JVM. ठीक है, तो एक बार अगर एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया सो बन गया, समझ लो ऑब्जेक्ट बनते ही वो अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एक्सेप्शन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारा जावा का प्रोग्राम चला जेवीएम की बाउंड्री के अंदर, वहां पैदा हुई एक अबनॉर्मल कंडीशन। जैसी अबनॉर्मल कंडीशन पैदा हुई जेवीएम एक्टिव हो जाता है, वो उसको रिप्रेजेंट करने वाली अपनी एक्सेप्शन क्लास सर्च करता है। जैसी क्लास मिलती है वो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता है और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसमें सारी डिटेल डाल देता है और जैसे ही ऑब्जेक्ट बन गया तो समझ लो वो अबनॉर्मल कंडीशन जेवीएम ने सक्सेसफुली हैंडल कर दी है और वो आपकी अबनॉर्मल कंडीशन एक्सेप्शन में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद जेवीएम उस ऑब्जेक्ट को हमारे प्रोग्राम की तरफ थ्रो करता है। ठीक, अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर उस एक्सेप्शन को के ऑब्जेक्ट को कैच करने वाला हैंडलर लगा रखा है तो हम उस हैंडलर के थ्रू उसे कैच कर लेते हैं, उसमें से मैसेज निकालते हैं, प्रिंट कराते हैं और हमारा प्रोग्राम आगे कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन किंतु परंतु बट अगर हमने हैंडलर नहीं लगाया या हमारे हैंडलर से कैच छूट गया, अगर हमने हैंडलर नहीं लगाया या फिर हमारे हैंडलर से कैच छूट गया तो वो ऑब्जेक्ट यू टर्न लेके वापस जेवीएम के पास जाएगा और जेवीएम के पास होता है एक डिफॉल्ट हैंडलर, जेवीएम के पास होता है एक डिफॉल्ट हैंडलर। आगे मेरी बात समझ में सबको अच्छे से। और जेवीएम का डिफॉल्ट हैंडलर फिर उसे कैच करता है, उसमें से मैसेज निकालता जो डाला था उसे प्रिंट कराता है और वहीं से आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, विच वी नेवर वांटेड। इसीलिए हम भैया जान लगा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, बट इस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को यू टर्न लेने नहीं देंगे, इसको डिफॉल्ट हैंडलर के पास जाने नहीं देंगे। अगर ये वहां चला गया तो फिर हमारे प्रोग्राम की मृत्यु तय है, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। गॉट इट? आती है हमारी बात को अच्छे से। तो इसलिए तो टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं आपको ये हैंडलर ही लगाना सिखाने जा रहा हूं, वरना बाकी काम तो जेवीएम ने आउट ऑफ द वे जाके कर दिया, तभी तो इस टॉपिक का नाम एक्सेप्शन रखा। नहीं तो नॉर्मली रन टाइम एनवायरनमेंट ऐसा नहीं करते थे, तभी इस टॉपिक का नाम एक्सेप्शन रखा है। तो जेवीएम ने सारा काम करके आपसे कहा ये ले ऑब्जेक्ट, बस तू इसे कैच कर ले, मैसेज प्रिंट करा और अपने प्रोग्राम को कर ले, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में। तो ये हैंडलर लगाना ही सिखाने में आपको जा रहा हूं, तभी तो टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो एक्सेप्शंस आर आल्सो रिप्रेजेंटेड वाया ऑब्जेक्ट इन जावा। तो वी हैव गॉट सो मेनी एक्सेप्शन क्लासेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है देन देयर मस्ट बी अ क्लास बिहाइंड इट। जैसे हमने पढ़ा था इन जावा एरेज आर रिप्रेजेंटेड वाया ऑब्जेक्ट, एरेज आर रिप्रेजेंटेड वाया ऑब्जेक्ट।
ठीक है साहब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। अब इससे पहले कि हम आपको वो हैंडलर लगाना सिखाएं जिसे हम टेक्निकली ट्राई कैच कहते हैं, हम आपको कुछ और चीजें पढ़ा दें, फिर हम ट्राई कैच तक पहुंचेंगे। उसी को तो डेप्थ में भी पढ़ना हमने, बट आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में अच्छे से आ गया होगा। एरर क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। जावा में हमें मोर देन 200 से ज्यादा एक्सेप्शन क्लासेस दी गई हैं जो डिफरेंट पैकेज में पड़ी हैं। जावा ने इन क्लासेस को एक हायरार्किकल ऑर्डर में रखा है। हायरार्किकल मतलब हायरार्की का इनहेरिटेंस की है, टॉप मोस्ट क्लास बनाई है, फिर उसकी चाइल्ड एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो वो क्लासेस पढ़ाने से पहले, हैंडल लगाने से पहले मैं इनकी क्लासेस की आपको हायरार्की बताऊं, जिससे कि इन्हें यूज करना आसान हो जाएगा। भाई देखो ना, इतनी सारी एक्सेप्शन क्लासेस हैं, सब में कोई कॉमन मेथड पहुंचाना होगा तो सब में वो मेथड बार बार बजाने की बजाय एक टॉप मोस्ट क्लास बना देते हैं और उसके अंदर डाल। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारी के सारी कलेक्शन की क्लासेस की क्या हायरार्की। गॉट इट? आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। अब हम ये काम करने जा रहे हैं खूबसूरती के साथ। चलो जरा हायरार्की देख लेते हैं सारी क्लासेस की। ये देखो साहब, सबसे जो टॉप मोस्ट क्लास है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, वो हमें लैंग पैकेज में मिलती है और जिसका नाम है थ्रोएबल, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग की सबसे टॉप मोस्ट क्लास है। ठीक, अब इसका नाम थ्रोएबल है, इसी पे थोड़ी सी चर्चा बनती है। इसका ऐसा अजीबोगरीब नाम क्यों है, थ्रोएबल? ठीक, थ्रो माने फेंकना, एबल माने योग्य है। थ्रो माने फेंकना, एबल माने योग्य है। अब ऐसा भी क्यों है भाई, अजीबोगरीब नाम क्यों है? जावा ने एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि जावा में आप हर क्लास को एक्सेप्शन क्लास ट्रीट नहीं करा सकते, हर क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट मान के उसे थ्रो नहीं कर सकते। जावा नहीं चाहता कि एवरी क्लास कैन बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन क्लास, तो रेस्ट्रिक्शन लगा दी, केवल और केवल वही क्लासेस एक्सेप्शन क्लासेस कहलाएंगी जो कि थ्रोएबल की चाइल्ड होंगी और तभी उसके ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा सकता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को फेंकने के जो गुण है वो हमेशा थ्रोएबल से आएंगे। जब तक वो थ्रोएबल की चाइल्ड नहीं होगी तब तक आप उसके ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं कर पाएंगे। यानी कि एवरी एक्सेप्शन क्लास हैज टू बी द चाइल्ड ऑफ थ्रोएबल। तो जावा ने भी अपनी सारी क्लासेस को किसका चाइल्ड बनाया है? थ्रोएबल का चाइल्ड बनाया है। ठीक है जनाब, और आगे जाके हम जब अपनी कस्टम एक्सेप्शंस बनाएंगे हम भी उसे थ्रोएबल का ही चाइल्ड बनाने वाले हैं। ये हमारे रूल भी है और जावा के लिए भी ये रूल लागू होता है। ठीक है जनाब, तो हम भी जब अपनी कस्टम, मैं आपको अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लासेस भी बनाना सिखाऊंगा और जब मैं अपनी एक्सेप्शन क्लास बनाऊंगा तो नेचुरली उसके ऑब्जेक्ट को थ्रो करना चाहूंगा और मैं उसके ऑब्जेक्ट को तभी थ्रो कर पाऊंगा जब मेरी क्लास थ्रोएबल की चाइल्ड होगी। तभी इसका नाम रखा गया थ्रो। थ्रो माने फेंकना, एबल माने योग्य, फेंकने योग्य। अब आ गई हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से कि क्यों इसका नाम ऐसा अजीबोगरीब रखा गया है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब जावा ने क्या किया, उसकी जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस थी उन सबको नो डाउट थ्रोएबल का चाइल्ड बनाया। फिर उसने अपनी कुछ एक्सेप्शन क्लासेस के नाम के पीछे एक्सेप्शन वर्ड जोड़ा और अपनी कुछ एक्सेप्शन क्लासेस के नाम के पीछे एरर वर्ड जोड़ा। ठीक है, जिन अपनी एक्सेप्शन क्लासेस के पीछे उसने एक्सेप्शन वर्ड जोड़ा उनकी एक टॉप मोस्ट क्लास बना दी एक्सेप्शन, और उसने कुछ अपनी ऐसी एक्सेप्शन क्लासेस बनाई जिनके नाम के पीछे एरर वर्ड जोड़ा तो उनकी भी एक टॉप मोस्ट क्लास बना दी एरर।
ठीक, तो उसने अपनी एक्सेप्शन क्लासेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एरर क्लासेस, एक्सेप्शन क्लासेस, और दोनों की टॉप मोस्ट क्लास, दोनों की दो टॉप मोस्ट क्लास भी बना डाली। सो याद रखना, अधिकतर लोग इसे एरर क्लासेस कह के पढ़ाते हैं, नहीं, ये एरर क्लासेस नहीं है, दीज आर आल्सो एक्सेप्शन क्लासेस हैविंग अ जस्ट एरर वर्ड बिहाइंड देम, हैविंग अ जस्ट एरर वर्ड बिहाइंड देम। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में। अब जावा ने ये कैटेगराइजेशन किया तो क्यों किया, अब हमें इस बारे में बात करना जरूरी। आती है हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से कि जावा ने ऐसा क्यों किया। उसके पास इतनी सारी मोर देन 200 एक्सेप्शन क्लासेस हैं, उनमें से कुछ के पीछे एक्सेप्शन वर्ड जोड़ा, उनमें से कुछ के पीछे एरर वर्ड जोड़ा, और जिनके पीछे एक्सेप्शन जोड़ा उनकी एक टॉप मोस्ट क्लास बना दी एक्सेप्शन, और जिनके पीछे एरर वर्ड जोड़ा उनकी भी एक एक्सेप्शन क्लास बना दी। क्या ठीक है? अब जरा इस डिफरेंस के ऊपर बातें करेंगे हम। गॉट इट? चलो जरा एक्चुअली में जैसे एक एग्जांपल देके अगर मैं आपको समझाऊं कि देखो, क्या दुनिया में सारी डिजीज ऐसी होती है जिनका हमारे पास इलाज है? नहीं। अगर किसी के लव्ड वन को कोई ऐसी डिजीज हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, मृत्यु तय है, 3-4 महीने में उनकी डेथ हो जाएगी, क्या फिर भी घर वाले उसका इलाज नहीं कराते? चल मर जाएगा साला, कल का मरे आज मरे, क्या उसका वो इलाज नहीं कराते? नहीं, कोई भी ऐसे पेरेंट्स नहीं होते या फैमिली वाले नहीं होते, वो आखिरी सांस तक लड़ाई करते। ठीक है साहब, बस ऐसी ही कुछ कहानी यहाँ पर है। वैसे तो देखो अधिकतर बीमारी का इलाज है, सब ठीक हो जाते हैं, बस ऐसी कुछ ऐसा है जावा में भी बेटे। कुछ अबनॉर्मल कंडीशन अगर ऐसी भी हैं जिनको अगर जेवीएम हैंडल कर भी ले तो भी प्रोग्राम की मृत्यु तय है, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा ही होगा, है ना। सारी अबनॉर्मल कंडीशन को हैंडल करके जेवीएम आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से नहीं बचा सकता। कुछ अबनॉर्मल कंडीशन अभी भी ऐसी हैं जिनको अगर हैंडल कर भी लिया जाए तो भी प्रोग्राम का टर्मिनेशन तय है। जैसे कि हमने कहा वर्चुअल मशीन एरर, जो मैंने सामने लिखी हुई भी है बेटे। कभी कभी क्या होता है, मैंने आप सबको सिखाया, जावा टूल जेवीएम के एक इंस्टेंस रैम में क्रिएट करता है, फिर आपका बाइट कोड रैम में लोड होता है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपके बाइट कोड का साइज ज्यादा था और जेवीएम के इंस्टेंस का साइज कम है, बाइट कोड लोड ही नहीं हो पाया। बताओ इसमें क्या करेगा भाई, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा ही होगा। इसे कहते हैं वर्चुअल मशीन एरर, है ना। आउट ऑफ स्टैक, आपने अभी मैं आपको रिकर्जन सिखाऊंगा आगे चल के। रिकर्जन का मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, बार बार जब फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, और आपको मैंने सिखाया है हर एक फंक्शन के लिए एक स्टैक बनता है, तो सेम उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करोगे तो दोबारा स्टैक, तीसरा स्टैक, और ये सब स्टैक बनते हैं स्टैक एरिया में, स्टैक मेमोरी एरिया में। और बहुत जल्दी ये लूप गलत घूम गया जिससे वो स्टैक मेमोरी एरिया भर गया, तो आउट ऑफ स्टैक एरर आ गई। इसमें क्या करेगा जेवीएम? कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। और तीसरा, आप जावा का प्रोग्राम चला रहे थे बिना मेन के, अब क्या करे भाई, उसमें कैसे टर्मिनेट होने से ना बचाए, मेन ही नहीं है तो क्या खाक चलाएगा। तो अभी भी कुछ ऐसी नॉर्मल कंडीशन है बेटे, अगर इन्हें जेवीएम हैंडल कर भी ले तो भी प्रोग्राम की मृत्यु तय है। तो पहले तो ये डिसाइड किया गया इन्हें हैंडल ही मत करो, मरना तो है, बाहर में जा करता मरता आज मेरे, बिल्कुल वही वाली कहानी है। लेकिन उससे हम प्रोग्रामर्स को नुकसान होना शुरू हो गया कि हमने प्रोग्राम चलाया, अब नॉर्मल कंडीशन आई, जेवीएम ने तो हैंडल की नहीं थी, प्रोग्राम से टर्मिनेट हुआ और बंद हो गया, मगर हमें कोई मैसेज नहीं मिला कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन आवर प्रोग्राम। हम उसे ठीक कैसे करें, पता कैसे लगेगा कि हमारे प्रोग्राम में क्या गलती हुई, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम उसे ठीक कर सकें। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया भाई कैसी भी अबनॉर्मल कंडीशन आए, ध्यान से सुनना, उसे जेवीएम हैंडल जरूर करेगा। जेवीएम नोटिस करेगा कि अगर उस अबनॉर्मल कंडीशन को हैंडल करके प्रोग्राम के टर्मिनेशन को रोका जा सकता है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाली क्लास एक्सेप्शन के अंडर में सर्च करेगा। और अगर वो नॉर्मल कंडीशन ऐसी है जिसको हैंडल करने के बावजूद भी प्रोग्राम के टर्मिनेशन को रोका नहीं जा सकता, उसको रिप्रेजेंट करने वाली क्लास एरर के अंडर में। देखो ना, एरर का मतलब नुकसान होना तो तय है, एरर तभी आती है जब नुकसान हो जाते हैं, ये मैं अभी आपको पढ़ा के आया, ठीक है साहब। तो वो उधर जाता है, फिर उस एरर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के प्रॉपर उसमें सारा मैसेज डालता है, और फिर उस मैसेज को प्रिंट कराता है एंड यूजर को कि भाई इस रीजन से ये आई थी, और तब प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। प्रोग्राम तो टर्मिनेट होगा ही होगा, आउट ऑफ मेमोरी आ गई तो प्रोग्राम तो टर्मिनेट होगा ही होगा, आउट ऑफ मेमोरी एरर, लेकिन हमें मैसेज तो मिल गया एटलीस्ट
कि आउट ऑफ मेमोरी एरर आ गई है। इसलिए जावा ने कहा कि वो सारी अबनॉर्मल कंडीशन जिन्हें हैंडल करने के बाद प्रोग्राम के टर्मिनेशन को रोका जा सकता है, उनको रिप्रेजेंट करने वाली जितनी एक्सेप्शन क्लासेस हैं उनके नाम के पीछे एक्सेप्शन लगा दिया, उन सबको एक्सेप्शन का चाइल्ड बना दिया। और जिनको हैंडल करने के बाद प्रोग्राम के टर्मिनेशन को रोका नहीं जा सकता, उनकी क्लासेस के पीछे एरर वर्ड जोड़ दिया और उन सबको एरर के अंडर में रख दिया। जैसे मैंने लिखा वर्चुअल मशीन एरर, थ्रेड डेड, आउट ऑफ स्टैक एरर, ये कुछ ऐसी एरर क्लासेस हैं, ठीक है बेटा, ये है ना, जिनकी अगर कॉरस्पॉन्डिंग एरर आ गई तो प्रोग्राम की मृत्यु तय है। ऐसी बहुत सारी और भी, मैंने तो अभी कुछ मेन एक्सेप्शन और एरर ही बताएंगे। तो एक्सेप्शन के अंडर में भी बहुत सारी आती हैं और एरर के अंडर में भी बहुत सारी आती हैं। इसके बाद आता है पॉइंट कि जावा ने क्या किया, फिर ये जो एक्सेप्शन और एरर के अंडर में जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं, इन सबको उसने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन और एक होती है अनचेक्ड एक्सेप्शन। एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन और एक होती है अनचेक्ड एक्सेप्शन, जिसमें से मैंने अभी सिर्फ सिंटैक्स बताया है, कौन सी चेक कौन सी अनचेक, अभी डिफरेंस नहीं बताया, जो मैं भी डिस्कस भी करूंगा और ये कैटेगराइजेशन क्यों किया इस बारे में भी बात करूंगा। गॉट इट? ये देखो, एक्सेप्शन के अंडर में आती है एसक्यूएल एक्सेप्शन है, आईओ है, क्लास नॉट फाउंड है, फिर है रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन के अंडर में ये तीनों आती है जो मैंने बाहर ली थी, एरे, इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अगर आप में से कोई मेरे एरे का असाइनमेंट बना रहा होगा तो जरूर इस एक्सेप्शन से सामना हुआ होगा। एरे इंडेक्स आइए, किसी की अभी तक असाइनमेंट बनाते वक्त एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कोई कोशिश कर रहा है बनाने की? हाँ सर, आई थी एक बार। तो बनाएगा उसी की आएगी, बाकी सब टाइम पास करेंगे, चलो कोई बात नहीं, एज यू विश। तो एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये सब रन टाइम के अंडर में आती है और बहुत सारी है, मैंने तो एग्जांपल के तौर पे लिखी है। ऐसे ही एरर के अंडर में है वर्चुअल मशीन एरर, थ्रेड डेड, आउट ऑफ स्टैक एरर। तो वो सारी एक्सेप्शन क्लासेस जो रन टाइम के अंडर में आ रही हैं और एरर के अंडर में आ रही हैं, उन्हें तो हम अनचेक कहते हैं, बाकी सबको चेक कहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 6 हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारी होंगी, यहाँ पे भी बहुत सारी होंगी, और एक्सेप्शन के अंडर में भी बहुत सारी आएंगी। ये तो रन टाइम के अंडर की लिखी है। तो अभी सिर्फ ये बताया है कौन सी चेक्ड होती हैं और कौन सी अनचेक्ड होती है, बस, और कुछ नहीं बताया। वो सारी एक्सेप्शन क्लासेस जो रन टाइम के अंडर में आती हैं और एरर के अंडर में आती हैं, इन्हें अनचेक्ड कहते हैं, बाकी सबको हम चेक एक्सेप्शन कहते हैं। और ये बता दिया थ्रोएबल नाम क्यों रखा गया और दो पार्ट्स में कैटेगराइज क्यों किया गया। जो हैंडल हो जाती है उनके नाम के पीछे एक्सेप्शन, जो हैंडल नहीं हो पाती हैं, जिनके प्रोग्राम जिनके आने पर टर्मिनेशन तय है, तब भी उन्हें एक क्लास के ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे हमें मैसेज दिया जा सके कि हाँ भाई आपके प्रोग्राम में ये गलती हो गई है। ठीक, अब कल मैं इन दोनों में डिफरेंस बता के फिर आपको बहुत सारे तरीके से ये हैंडल लगाना सिखाऊंगा। अच्छा चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। अभी आपने नोट डाउन कर लिया था डायग्राम? नहीं किया? यस सर। नो सर। चलो कल कराता हूँ फिर मैं, ठीक है, चलो कल मिलते हैं।